आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त हो गया है राजधर्म का। 108 दिनों से चल रहा युद्ध क्या खत्म होने जा रहा है? जवाब है हाँ, खत्म होने जा रहा है। 19 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने जा रहा है। यानी कि हॉर्मुज खुलेगा, गोला बारूद रुकेगा, तेल बंदी खत्म होगी, ईरान का रिहैबिलिटेशन होगा, ईरान पर से आर्थिक प्रतिबंध भी हटेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका को क्या मिला? ना ईरान में रिजीम चेंज हुई, ना मिसाइल प्रोग्राम तबाह हुआ। न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर भी 20 अगस्त के बाद फैसला होगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो जंग होने से पहले भी खुला ही था। तो फिर अमेरिका ने इस जंग में जीत कैसे हासिल की? और जीत हासिल की या साख बचाने के लिए उसने इनडायरेक्टली सरेंडर कर दिया? आज इस विषय पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ अमेरिका से पूर्णिमा नाथ जुड़ेंगी, ईरान से सैयद आसिफ रिजवी जुड़ेंगे, सऊदी अरब से आसिफ रमीस दाऊदी और तुर्की से उमैर अनस भी हमारे साथ होंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच जो 108 दिनों से जंग चल रही थी, अब वो खत्म हो गई। एक 108 दिन बाद मुज्तबा और ट्रंप स्थायी युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए। एक 108 दिन बाद हॉर्मुज पर लगी नाकेबंदी अब खत्म होगी। जिस दिन का इंतजार पूरी दुनिया को था, वो 100 घंटे बाद आने वाला है। 19 जून को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में पीस डील होगी। 47 साल में तेहरान और वॉशिंगटन के बीच पहली बार हाई लेवल मीटिंग होनी है। इस बात की जानकारी खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के टोल फ्री ओपनिंग का ऐलान किया। साथ ही लिखा कि अमेरिकी नौसेना हॉर्मुज से नाकेबंदी हटा रही है। दुनिया के जहाज अब अपना इंजन स्टार्ट कर लें, अब तेल के कारोबार को होने दें। ट्रंप ने दूसरे पोस्ट में लिखा कि हॉर्मुज शुक्रवार से खुलेगा, जब इस समझौते पर औपचारिक रूप से मुहर लग जाएगी। ट्रंप ने तो डील का ऐलान कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि किन किन शर्तों पर जंग का दी एंड होगा। ईरान की किन किन शर्तों पर ट्रंप राजी है? ट्रंप को डील से कितना फायदा और कितना नुकसान है? क्या ट्रंप के तेहरान फॉर्मूले पर तैयार होंगे नेतन्याहू? ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते का पूरा दस्तावेज अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन अमेरिका ईरान के बीच जो 60 दिनों का सीज फायर हो रहा है, उसमें ईरान ने अमेरिका के सामने 3 शर्तें रखी थी। नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करना, युद्ध और सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकना और ईरान के फ्रीज्ड फंड को जारी करना। अमेरिका ने हॉर्मुज में नौसैनिक नाकेबंदी को खत्म कर दिया और फ्रीज संपत्ति को भी जारी करने का आदेश दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका की शर्त थी कि ईरान एनरिच्ड यूरेनियम को लौटाएगा और हॉर्मुज को खोलेगा। ईरान ने पहली शर्त को लेकर कहा कि अगर 60 दिन के भीतर अमेरिका ने फ्रीज संपत्ति को लौटा दिया तो परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर आगे की बात की जाएगी। हालांकि हॉर्मुज खोलने को लेकर ईरान ने हामी भर दी। लेकिन सवाल यही तो है कि युद्ध शुरू होने से पहले हॉर्मुज खुला हुआ था, तो अब अगर हॉर्मुज खुल जाएगा तो ट्रंप की जीत कैसे है?
दूसरी बात यह है कि ट्रंप ने कहा था कि ईरान को एनरिच्ड यूरेनियम सौंपना होगा। इस पर तो 20 अगस्त के बाद बात होगी। तीसरी बात यह है कि ट्रंप ने तो ईरान में सत्ता परिवर्तन करने के लिए जंग की शुरुआत की थी, लेकिन ईरान में सत्ता परिवर्तन तो हुआ ही नहीं। तभी तो अमेरिका के डेमोक्रेट सांसद क्रिस मर्फी ट्रंप के इस समझौते को ईरान के सामने सरेंडर जैसा बता रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे समझौते का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध जारी रहने से अमेरिका और कमजोर होगा। अमेरिका ईरान के बीच इस समझौते का इजराइल भी विरोध कर रहा है। इजराइल इसे बैड डील बता रहा है और मानने से इनकार कर रहा है। दरअसल इसकी दो बड़ी वजहें हैं। पहली वजह तो यह है कि डील में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगाने की बात नहीं है, और दूसरी वजह यह कि हिजबुल्लाह समेत दूसरे प्रॉक्सी को ईरान के समर्थन के मुद्दे पर भी डील में कुछ नहीं कहा गया है। इसे लेकर ही इजराइल नाराज है और डील को मानने से इनकार कर रहा है और लेबनान पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। तो ट्रंप एक सीज फायर की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। दोनों देशों के बीच में 19 तारीख को हस्ताक्षर यानी कि एमओयू पर साइन होने वाले हैं। जिनेवा में ये सब होना है, लेकिन अगर ट्रंप का मूड बदल गया तो ये बड़ा सवाल है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाज जुड़े हुए हैं। सैयद आसिफ रजवी हमारे साथ हैं, ईरान मामलों के जानकार हैं। उमेर अनस हमारे साथ है, पूर्णिमा नाथ हैं और आसिफ रमीज दाऊदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। इस बीच भारत और स्लोवाकिया की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, आपको सुनाते हैं। ये प्रगति हमारे लिए संतोष का विषय है, लेकिन हमारी क्षमताएं विशाल है, हमारी आकांक्षाएं उससे भी बड़ी है। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज हमारे लिए विशेष रुचि के क्षेत्र हैं। इन सभी विषयों में आज हमने अपनी ताकतों को जोड़कर दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इंडिया EU FTA को अंतिम रूप देने में स्लोवाकिया से मिले सहयोग के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। हम इसके जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करेंगे, ताकि दोनों देशों के उद्योग, स्टार्टअप्स और ट्रेडर्स इसका अधिकतम लाभ उठा सके। फ्रेंड, टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है। हमारा मानना है कि AI का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं, बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। हमारे बीच स्पेस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। 2017 में स्लोवाकिया की पहली सैटेलाइट भारत द्वारा लॉन्च की गई थी। आज भारत में स्पेस सेक्टर अभूतपूर्व गति से नई ऊंचाइयां छू रहा है। मैं स्लोवाकिया की कंपनियों को इस विकास यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी भी दोनों देशों के लिए मुख्य प्राथमिकता का क्षेत्र है। हमने इस क्षेत्र में दोनों देशों की इंडस्ट्रीज और एक्सपर्ट्स के बीच सहयोग बढ़ाने पर बल दिया।
रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। फ्रेंड, वैश्विक मंच पर भी भारत और स्लोवाकिया करीबी सामंजस्य से आगे बढ़ रहे हैं। हम सहमत हैं कि सभी विवादों और तनावों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। हम सभी पार्टनर्स के साथ मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि वैश्विक संस्थानों को 21वीं सदी की वास्तविकताओं और चुनौतियों के अनुरूप खुद को रीडिफाइन करना होगा। इस विषय पर हम वैश्विक प्रयासों को सशक्त बनाने की दिशा में काम करेंगे। फ्रेंड, दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत के प्राचीन उपनिषदों का स्लोवाक भाषा में अनुवाद किया जाना हमारी सांस्कृतिक निकटता का उत्कृष्ट उदाहरण है। स्लोवाकिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग यहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आज हमने लेबर माइग्रेशन पर एमओयू की घोषणा की है। हम शीघ्र ही सोशल सिक्योरिटी पर एमओयू को भी अंतिम स्वरूप देंगे। एक्सेलेंसी, आज की अत्यंत सार्थक चर्चा और भारत के लिए आपकी सकारात्मक सोच के लिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपको भारत आने का निमंत्रण देता हूं और मुझे खुशी है कि आपने सार्वजनिक रूप से भी इस निमंत्रण का स्वीकार किया है। हम आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। मुझे विश्वास है कि हमारी कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप आने वाले वर्षों में नए अवसरों, साझा समृद्धि और हमारे लोगों के उज्जवल भविष्य का आधार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो। वैश्विक संस्थाओं को 21वीं सदी के हिसाब से बदलना होगा। ये इशारा आप समझ सकते हैं, ये इशारा पूरी दुनिया के लिए था कि जो बड़े बड़े विवाद की कारण है, आपसी चर्चा से कैसे उनका हल निकाला जा सकता है। और जब हम वैश्विक संस्थाओं की बात करते हैं तो क्या हम यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, इन्हें कैसे अपने रूप को अब बदलना होगा, इसकी चर्चा हम आगे कर सकते हैं। लेकिन तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज का विषय जो है वो वही वैश्विक चिंता का ही एक कारण है। पूर्णिमा नाथ जी, सवाल ये है कि जिन उद्देश्यों के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में गए थे और ये कहा था कि ईरान एक ऐसी न्यूक्लियर पावर डेवलप कर रहा है, ऐसा एक न्यूक्लियर हथियार वो डेवलप कर रहा है जिससे पूरी दुनिया के ऊपर विध्वंस का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन आज 108 दिन तक चली इस जंग पर विराम लगने के आसार जब लग रहे हैं तो सवाल पूछा जा रहा है कि अमेरिका ने इस जंग से हासिल किया क्या? क्योंकि डील के जितने भी बिंदु हम देख रहे हैं, ना इस्लामिक रिजीम चेंज हो रही है, ना न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर कोई डील सामने आ रही है, ना ईरान का मिसाइल प्रोग्राम तबाह हुआ है, फिर अमेरिका ने किया क्या? हॉर्मुज जो कभी एक प्रॉब्लम था ही नहीं, उसे क्रिएट करके अमेरिका ने क्या हासिल किया? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी मीनाक्षी। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए और नमस्ते और जय हिंद।
मेरे ख्याल से ये युद्ध जो छेड़ी गई है उसमें कुछ लोगों को बहुत बड़ा फायदा हुआ। ये फायदा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स को। आपने देखा है कि एक मैसेज ये गया है कि अगर मिडिल ईस्ट तबाह हो गया है तो फिर तेल कौन बेचेगा? ऑब्वियसली अमेरिका। अभी अमेरिका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। तो ये बीच में एक ट्रूथ सोशल में पोस्ट भी किया हुआ है उन्होंने कि हमसे तेल खरीदो। तो ये बात सिर्फ उनसे नहीं, उनके कैबिनेट से कई सारे मेंबर भी ये बोल रहे थे। तो मेरे ख्याल से आर्म्स के साथ साथ तेल बेचने वाले अमेरिका बनने वाले, दैट्स वन। सेकंड ऑफ ऑल, प्रेसिडेंट ट्रम्प और उनके जो मिलीनियर क्रोनीज है और उनके फैमिलीज है, मेरे ख्याल से उन्होंने पैसे बनाया। तो आपने देखा होगा इस बीच में 100 दिन के बीच में आपने देखा होगा काफी सारा उतार चढ़ाव रहा है। तेल का जो दाम है वो बढ़ा है, कम हुआ है। जब भी कोई ऐसे पोस्ट आया है जिसमें लगता है कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाली है, तब तेल का दाम घटती हमें दिखाया गया है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे इनके हिसाब से पैसे बनाए हैं और लोग पैसे बनाए हैं, और इसमें हमारे जैसे लोग, नॉर्मल लोग को बहुत घाटती हुई है। तो आपको याद है कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये भी बताया कि ही डजंट केयर अबाउट अमेरिकन्स फाइनेंशियल सिचुएशन, ही डजंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, ही डजंट केयर अबाउट एनीबडी बट हिमसेल्फ। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बात जो क्वेश्चन है, पूर्णिमा जी आप कह रही हैं, मैं एक इजरायली पत्रकार के हवाले से ये बात कह रही हूँ। एक इजरायली पत्रकार है सिवाज सर, वो ये कह रहे हैं कि 19 तारीख को कोई डील नहीं होगी। ट्रम्प केवल मार्केट को चढ़ाने के लिए ये बयान दे रहे हैं, और 19 तारीख को डील नहीं होगी तो फिर अमेरिका बॉम्बार्डिंग शुरू करेगा, और डील अगर हो जाती है तो फिर ये अमेरिका के लिए लॉस से ज्यादा और कुछ नहीं है। आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखो मीनाक्षी, एक बात तो सच्चाई है कि अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो जिनेवा में साइन होना 19 को, वो साइन होगा। ये नहीं कि अमेरिका ही बोल रहा है, इस बार तो ईरान ने भी इसके अंदर एक प्रकार से अप्रूवल दे दी है। तो ये तो सच्चाई है कि कोई ना कोई एमओयू साइन होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। अमेरिका को क्या पाया? मुझे लगता नहीं अमेरिका ने कुछ पाया। अगर आप 28 फरवरी से पहले की बात देखें तो अमेरिका का पलड़ा भारी था और ईरान जो था वो रिसीविंग एंड पे था नेगोशिएशन में। मगर अब क्या हो रहा है कि अब अमेरिका को कुछ नहीं मिला और ईरान को जो भी चाहिए था वो मिल गया। अगर आप देखें कि मिला क्या, ये स्टेट ऑफ हार्मुज जो पहले खुला था वो बंद हो गया। उसको खोलने के लिए अगर लड़ाई लड़ी थी तो फिर फायदा क्या? ना कोई न्यूक्लियर वेपन के ऊपर बात हुई, ना इनरिच्ड यूरेनियम के बारे में बात हुई, ना मिसाइल जो एक सिस्टम है ईरान का उसके ऊपर कोई रोक पड़ी, ना उनके जो प्रॉक्सीज हैं हिजबुल्लाह होती है और हमास, उसके ऊपर कोई रुकावट हुई। तो हुआ क्या? हुआ तो ये कि ईरान को जो चाहिए था सब मिला है। $300 बिलियन के करीब उसको अभी रिकंस्ट्रक्शन मिलेगा। जो उसके एसेट फ्रीज थे वो भी छोड़ दिए जाएंगे। इकोनॉमिक सैंक्शन जो थी ऑयल पे और बाकी पे वो भी हट जाएगी। मुझे लगता है कि ये भी जो भी कुछ हुआ, अमेरिका के पास और कोई चॉइस नहीं थी। सर मैं बताती हूँ अमेरिका को क्या मिला। अमेरिका की जो ब्रांड थी ना, जो उनकी ब्रांड वैल्यू थी कि जो कहते हैं वो करते हैं, उसकी साख पर बट्टा मिला। अमेरिका जो ये कह के चलता था कि हम तो सुपर पावर है इस दुनिया के, हमारे हिसाब से ये दुनिया चलती है, उसके ऊपर बड़ा सा सवालिया निशान मिला है अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को। जितनी साख गिरी है अमेरिका की, इससे पहले कभी नहीं हुआ। अफगानिस्तान की वॉर भी वो हारे हैं, वियतनाम में भी वो हारे हैं, लेकिन इस बार जो ईरान में हुआ है, सैयद आसिफ रिजवी जी, मैं तो बल्कि ये कहूंगी कि इतना कुछ नुकसान ईरान ने झेलने के बाद भी अपर हैंड कैसे इस पूरी डील में हासिल किया है। अभी तक इतने सैंक्शंस ईरान पर लगे हुए थे, इस डील के साइन होने के साथ साथ ईरान अपना तेल, अपना पेट्रोकेमिकल जो लिमिटेड कंट्रीज को बेच रहा था, वो अब पूरी दुनिया के लिए ये मार्केट ओपन हो जाएगा। तो हासिल तो ईरान ने किया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जोड़ने का। और हमारे जैसे दो पैनलिस्ट ने इससे पहले कहा, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, बहुत पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करूंगा। देखिए, अमेरिका को मिला क्या? अमेरिका को ये मिला कि बहुत से ऐसे होते हैं जिनको इज्जत रास नहीं आती है। और मैं फिर बताऊं, आयतुल्लाह खामनेई का एक वो है, कॉल है, स्पीच है, वो कहते हैं कि हमारी दुश्मनी अमेरिकन से नहीं है, अमेरिकन पब्लिक से नहीं है, पीपल से नहीं है, हमारी जो है
वो डिप्लोमेट जो आते हैं, जो नेता आते हैं, तो मैं उनके संदर्भ में बात कर रहा हूँ। अमेरिका को यानी ट्रंप को मिला क्या? कुछ लोग होते हैं जिनको इज्जत राज नहीं आती है, वो चाहते हैं अपने आप को बेइज्जत करें, और वो बेइज्जती ट्रंप को मिली है और ट्रंप ने वो बेइज्जती हासिल की है। अमेरिका जो है जो जितनी दादागिरी करता था ना, पूरी हैकड़ी अमेरिका की निकाल के रख दी है, सबके सामने जग वाज़ेह है। और अमेरिका को क्या मिला? अमेरिका को ये मिला कि ईरान वो पहला मुल्क है जिसने अमेरिका को बात करने का सलीका और तरीका सिखा दिया, किस तरह से डिस्कशन किया जाता है। तुम अपने आप को बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पावर समझते थे, तुम अपने वेपन से डराते और धमकाते थे। अमेरिका को ईरान ने बहुत कायदे से ये सिखा दिया, यानी पूरी चौधराहट निकाल दी है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहें, देसी भाषा में, कि पूरी चौधराहट इनकी जो है ना निकाल दी है। सॉरी, 1 मिनट में कंप्लीट करता हूँ। ये वही ट्रंप है जो इतना परेशान है सिग्नेचर करने के लिए और डील करने के लिए, जिसमें ईरान जो है बहुत ज्यादा नहीं चाह रहा है, लेकिन अमेरिका और ट्रंप इतना ज्यादा सिग्नेचर करना चाह रहा है। ये वही, शॉर्ट में मैं बताऊं, ये वही अमेरिका है जो ट्रंप है जो 4 दिन पहले कह रहा था मैं इनकी सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा। ये वही ट्रंप है जो 4 दिन पहले कह रहा था कि मैं इनकी यूरेनियम ले जाऊंगा। ये वही ट्रंप है जो 4 दिन पहले कह रहा था मैं इनके खार्क आइलैंड पे कब्जा कर दूंगा। ये वही ट्रंप है जो बगैर किसी शर्त के कह रहा था ईरान को सरेंडर हो जाए, और आज ईरान ने क्या किया ये आप बेहतर जानती हैं। नहीं, मैं इसलिए इस बात को थोड़ी और एक कदम आगे बढ़ाते हुए, उमर अनस जी, जब डोनाल्ड ट्रंप को चीन जाना था, आप याद करें, तब एक अस्थायी युद्ध विराम हुआ था। अब डोनाल्ड ट्रंप को कहां जाना है? G7 समिट में जाना है, जहां पे यूरोपियन कंट्रीज होंगी, जहां पर उनके नाटो सहयोगी होंगे, जहां पर जापान होगा। और तब फिर से ये बात आई है कि 19 तारीख को एक डील साइन होने वाली है, यानी कि 17 को G7 समिट से पहले ये एक फिर से क्या हवा तैयार की गई है, या वाकई में कोई डील साइन होने वाली है? देखिए, डील तो बहुत पहले से तैयार रखी थी, ये तय था कि होगा, लेकिन जैसे अभी पिछले कमेंटेटर्स भी इस पर बोल रहे थे, मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा फायदा इस वक्त अगर किसी को हुआ है वो ये है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को एक नया जीवन दान दिया है, इजराइल को बचाया है। इजराइल जिस तरह के ट्रैप में फंस गया था, उसकी सिक्योरिटी अपने, वो एक सोसाइटल स्टेप था खुद इजराइल का, और जिस तरह से वो एक्ट कर रहा था इररिस्पॉन्सिबली, और उसमें ट्रंप को भी शामिल कर लिया था, उससे उन्होंने इजराइल को बचा लिया है। और दूसरा फायदा ये हुआ है कि ट्रंप ने बहुत ही जल्दी इस बात को समझ लिया कि ये नेतन्याहू की जंग जो है अनप्रिपेयर्ड थी, इसकी कोई तैयारी नहीं थी और उनको कुछ भी नहीं पता था, और इसलिए अब इस जंग में आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। मैं समझता हूं कि ट्रंप अकेले एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने, जो पहले भी कह रहे थे कि हम इस तरह की लंबी जंगों में नहीं जाएंगे, और इन्होंने रियलाइज करने में, अपनी गलती को मानने में ज्यादा देर नहीं लगाई। हालांकि नेतन्याहू और उनके कई लोग इस बात के पीछे पड़े थे कि वो इस अंधी सुरंग में लगातार अमेरिका को धकेलते रहें। और अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन भी आप देखेंगे कि कितनी ज्यादा नेतन्याहू को लेकर के, इजराइल को लेकर के स्केप्टिकल हो गई है कि कितनी खराब इंटेलिजेंस थी। ईरान को सचमुच में बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि वो सैंक्शंस को भी खत्म करने के लिए तैयार है। रीजनल कंट्रीज से भी कोई दुश्मनी नहीं है, सऊदी अरब और ईरान के बीच में संबंध और मजबूत होते जा रहे हैं। ईरान और पाकिस्तान और ईरान और दूसरे देशों के बीच में, तो ईरान का जो आइसोलेशन था 40 साल से, वो खत्म होने के कगार पर आ गया है। तो लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि इससे एक नया चैप्टर जो खुलने की संभावना है वो ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच में भी एक नया चैप्टर खुल सकता है, और ट्रंप से। लेकिन क्या इजराइल वो चैप्टर खोलने देगा? अनस जी, मैं आती हूँ आपके पास, क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल इस डील को साइन होने देगा? सवाल यही है ना, क्योंकि 19 तारीख तक का जो वक्त अभी बाकी है, इजराइल से डील के खिलाफ आज से ही आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। ईरान की मेन शर्तों में से एक है लेबनान में युद्ध विराम। सर, मैं एक बयान का हवाला में देते हुए ये बात कहना चाह रही हूँ, लेबनान में युद्ध विराम ये मेन शर्तों में से है। इजरायली सेना को लेबनान की जमीन से वापस लौटना है, लेकिन इजराइल इसके लिए तैयार नहीं है। नेतन्याहू ने ट्रंप से ये साफ कर दिया है कि इजरायली फोर्स गाजा और लेबनान में बने हुए सिक्योरिटी जोन से पीछे नहीं हटेगी। कल भी इजरायली सेना ने बैरूत पर हमला किया, जिसकी तस्वीरें मैं दर्शकों के सामने रख रही हूं। और बैरूत पर हमले के बाद ईरान ने बीती रात इजराइल पर बड़े अटैक की तैयारी कर ली थी, लेकिन आखिरी वक्त में ट्रंप ने किसी तरह से ईरान को रोका। और खबर यह भी है कि इजराइल पर ईरान को हमला करने से रोकने के लिए ट्रंप ने डील में कई कंसेशंस भी किए हैं।
तो अब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बेरूत पर इजरायली अटैक की निंदा की है। तो अब सवाल यह है कि अगर ईरान अमेरिका एक डील के लिए राजी हो भी जा रहे हैं, जो इजराइल के एडवाइजर हैं तमार बेन-गवीर, वो क्या कह रहे हैं? ट्रंप एग्रीमेंट डज नॉट बाइंड अस, इजराइल इज नॉट सब्जेक्ट टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वी आर एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन नेशन, कि हम किसी भी तरीके की डील की वजह से या अमेरिका की वजह से हम बाध्य नहीं हो जाते हैं। तो जो अब ये बेन-गवीर कह रहे हैं सर, मेरा सवाल तो फिर ये है कि अगर यूनाइटेड स्टेट इजराइल को बाध्य नहीं कर सकता तो ये जंग तो कभी भी फिर शुरू हो सकती है। आसिफ रमीज दाऊदी जी को भी मैं अब इंक्लूड कर रही हूँ। सर, ये तो जंग खत्म नहीं हो रही है, ये तो किसी भी वक्त इंस्टिगेट हो सकती है। दाऊदी जी। जी मीनाक्षी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आप पूरे 108 दिन के अंदर की तमाम डेवलपमेंट्स को देखेंगी तो आपने देखा होगा कि जब जब सीज फायर की बात हुई है, बीच में लेबनान पे भी इतनी सारी जंगें जो गई थी, पहली बार जो सीज फायर हुआ था उसके बाद अटैक होना, तो ये तमाम चीजें इस बात की तरफ तो इशारा करती है कि इजराइल किसी भी तरीके से ये नहीं चाहेगा कि किसी भी हालत में ये जंग अभी रुक जाए। हालांकि ये पूरे इलाके में, चाहे मिडल ईस्ट की बात कर ले, गल्फ कंट्रीज की बात करें, इवन अमेरिका, इवन ईरान, ये तमाम कंट्रीज आखिरकार ये चाहेंगी कि कैसे भी यहाँ पे शांति बरकरार रहे, क्योंकि शांति में ही फायदा है। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हर मसले का हल जो है शांतिपूर्ण होना चाहिए। अभी उनकी स्पीच में ये बात चल रही थी। अब यहाँ पे इजराइल का जो ये रोल है वो कहीं ना कहीं 19 तारीख को ये देखना है कि 108 दिन गुजर गए, क्या 112वें दिन किसी डील पे सील लगने की गुंजाइश है? अगर तो ऐसा हो जाता है तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी बात होगी, बहुत बड़ा तोहफा होगा। इस इलाके रीजनल, इसमें जो गल्फ कंट्रीज में भी इसका बड़ा फायदा होगा। मैं बताऊं कि सऊदी अरब के लिए कल भी आपसे जो बात हो रही थी, इस पूरे इलाके में जो एक विजन हम लेके चल रहे हैं, इस पूरी एक हम सब उसको देख रहे हैं, उसके गवाह है। उस विजन में प्रोग्रेस है, तरक्की है, उसमें कहीं भी युद्ध और उसमें विनाशकारी चीजों की कोई जगह नहीं है। अगर इन तमाम चीजों को रोका नहीं गया और इजराइल अगर इस तरीके से लेबनान पे अटैक करता रहा, या फिर लेबनान भी एक उस डील का हिस्सा है, अगर उस पर बात नहीं बनती है, तो कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन, अभी कुछ देर पहले एक डिबेट में मैं था, इजराइल के जर्नलिस्ट ये कह रहे थे कि हम इसके साथ नहीं है, और कहीं ना कहीं ट्रंप खुद कंफ्यूज दिख रही है, उनका स्टेटमेंट था। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि इजराइल और अमेरिका के बीच में भी कुछ ना कुछ एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट या कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। लेकिन अमेरिका को कहीं ना कहीं 19 तारीख को ये डील करनी होगी, और 19 को अगर नहीं करते, अगर ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल भी है, तब भी आज न कल, शुरू से मैं कह रहा हूं 108 दिन हो गए, उसके पहले से कह रहा हूं, इसका आखिरी हल जो है ट्रिपल डी है, डायलॉग, डिप्लोमेसी और डिस्कलेशन ही, और उसी पे बात होगी। एक चौथा बात बिल्कुल ठीक है सर, डायलॉग, डिप्लोमेसी एंड डिस्कशन के जरिए ही कोई हल निकल सकता है। जो है वो डी है। अनस जी, आप जो बात कह रहे थे, अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैं तमार बेन-गवीर का पूरा पोस्ट जब पढ़ रही हूं तो उसका जो आखिरी हिस्सा, जो बड़ा हाईलाइटेड हिस्सा है, उसमें वो ये कह रहे हैं, वी आर नॉट पार्टनर्स टू दिस एग्रीमेंट दैट डज नॉट इंश्योर आवर सिक्योरिटी, यानी कि इजराइल की सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है। एंड इट डज नॉट बाइंड अस इन एनी वे, वी मस्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग लेस देन डिसमेंटलिंग हिजबुल्लाह। जब तक हिजबुल्लाह को वो खत्म नहीं कर देते तब तक वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। वी मस्ट नॉट विड्रॉ from any territory that our fighters have captured and cleared on terror infrastructure, यानी कि वो जो लेबनान के अंदर दाखिल हो गए हैं, उस लातिनी नदी तक उन्होंने अपना दायरा बढ़ा दिया है, वहां से वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और ये बात ईरान को भी नागवार गुजरेगी। इसलिए सवाल यह है कि फिर क्या ये डील साइन होगी? इजराइल क्या सब कुछ शांति से हो जाने देगा? अनस जी। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये साफ कर, किसी भी इजरायली पॉलिटिशियन की हैसियत ट्रंप के सामने, एक, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ भी उसकी वैल्यू नहीं है। अगर ट्रंप ने डिसाइड किया कि ये होना है तो ये होना है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर को जो जिस तरह के स्टेटमेंट जो ट्रंप ने कुछ दिनों पहले कहे थे, वो सबको पता है। तो इजराइल उस पोजीशन में नहीं है कि अब वो बहुत ज्यादा डिक्टेट कर सके, क्योंकि इस वॉर को लेकर के इजराइल ने अपनी इंटेलिजेंस को की बहुत किरकिरी कराई है, और अमेरिका को पूरे एक खराब गड्ढे में, अंधी सुरंग में डालने की कोशिश की। तो अमेरिकन सिक्योरिटी को खतरे में डाला है इजराइल ने। तो इसलिए इजरायली पॉलिसीज को लेकर के अमेरिका के अंदर काफी गुस्सा हो गया, एक बात। दूसरी बात यह है कि खुद जो रीजन है पूरा, वो रीजन इस तरह से पहले कभी बिहेव नहीं करता था जैसे इस जंग में उसने किया है।
वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि रीजन इजराइल की इस बिला वजह की जंग में शामिल हो जाए। तो इसलिए अमेरिका को ये भी चिंता हो गई कि रीजन उनके हाथ से निकल रहा है। अगर वो बहुत ज्यादा इजराइल के साथ जाएंगे तो चाइना और रशिया बिल्कुल नेक्स्ट डोर पर खड़े हैं और वो तैयार है रीजन के अंदर पूरी तरह से आने के लिए। तीसरी बात ये कि वो क्यों नहीं निकलेंगे। इजराइल की आप हिस्ट्री देखिए कि वो कई मर्तबा गए हैं लेबनान के अंदर, गाजा के अंदर कब्जा किया है, 10 साल 15 साल वहां रुके हैं और फिर वहां से बेइज्जत होकर के वो निकाले गए। तो इजराइल की वो सस्टेनेबल होने की वो अप्रोच नहीं है और जिस तरह की रीजनल पॉलिटिक्स है वो अपने आप को वहां बहुत दिनों तक टिका कर नहीं रख सकते। तो इसलिए ये बयानबाजी कुछ दिनों चलती रहेगी, लेकिन ईरान प्रेशराइज करता रहेगा और एक रीजनल पॉलिटिक्स वहां पर चलती रहेगी। धीरे धीरे इजराइल वहां से वापस आ जाएगा। कुछ विरोध की आवाज जैसे अभी मैंने इजराइल की बताई, वैसे ईरान से भी कुछ विरोध की आवाज है। विरोध की कुछ आवाज से ईरान में जो उठ रही है वो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और शांति वार्ता करने वाले ईरानी डेलीगेशन चीफ मोहम्मद गालिबफ के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने विरोध करने वालों को चेतावनी दी है कि कहा, अगर किसी को देशद्रोही कहना ठीक नहीं, लोगों को डिसेंसी नहीं भूलनी चाहिए। आप सुने उनका बयान। देश तभी अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो सकता है जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग दबाव बनाकर आगे आएं और संसद के सामने खड़े होकर कहें कि जो कोई बातचीत या समझौता करता है वो देशद्रोही है, मातृभूमि को बेचने वाला है, वगैरह वगैरह। ये शर्मनाक है। इंसाफ और निष्पक्षता भी अच्छी चीज है, शालीनता और सभ्यता भी उतनी ही अहम है। ये जो बातें अब ईरान से आ रही हैं, रिजवी जी ये बताएं कि अब जो डायलॉग और डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व हो रहा है उसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि कोई भी प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अगर इस तरह के बयान देता है, वो चेतावनी नहीं होती है, वो एक तरह से अपने देश के लिए संदेश होता है, अपनी आवाम के लिए। प्रॉब्लम ये हुआ कि जब ये बातचीत आखिरी अपने उस पे मोड़ पे पहुंच रही है तो ईरान से ये आवाज लोगों की उठ रही है कि ईरान पे जो हमला किया, मोर देन 15,000 जगहों पे, बहुत ज्यादा है लेकिन 15,000 एक आंकड़ा बताया जाता है कि इन्होंने हमला किया और मोर देन 3,000 लोग जो है इसमें मरे हैं, शहीद हुए हैं, कुर्बानी दी गई है। तो वो पब्लिक जो रोड पे है 100, 104, 106 दिन से, जो आप लोग देखते होंगे और हम भी रोज रात में जाते हैं, देखते हैं जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा था अमेरिका के खिलाफ, रोज रात में पब्लिक सड़क पे थी। वो पब्लिक कह रही है कि देखो ये हम अभी तो आप जो है डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत कर रहे हैं, वो जो अपना मामला निपटा रहे हैं, हमारी बात बाकी है। हमारे माँ बाप भाई बहन जो मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, इसका बदला का। फिर सबसे बढ़ के जो पब्लिक की इस वक्त मांग है, जो परसों एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, वो ये कि भाई आप जो है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी और उनकी बीवी बच्चे, क्या कसूर था उनका? छोटे छोटे बच्चे थे, उनको जो आपने ब्लास्ट में इन्होंने मारा है। तो अमेरिका से जो आप डील कर रहे हैं, देखिए अमेरिका कभी भी इस पे खरा नहीं उतरेगा। ये चेतावनी एक तरह से पब्लिक की तरफ से ये डर तो बहुत लोगों में है कि ट्रंप जो कहते हैं मूड बदलते ही वो पलट जाते हैं। ये बात तो ठीक है। और पूर्णिमा नाथ जी, जो क्रिस मर्फी डेमोक्रेट सांसद है वहां के अमेरिका के, वो भी कह रहे हैं इट इज एसेंशियली सरेंडर टू ईरान। ये ईरान के सामने अमेरिका का सरेंडर है। और ये एसेंशियल इसलिए हो गया क्योंकि अगर ये सरेंडर नहीं होता और ये जंग यूं ही जारी रहती तो बड़ा नुकसान अमेरिका का ही होता। वो हर दिन के साथ अमेरिका को और कमजोर बना देता। जी, आपने देखा होगा, मैं भी वही कह रही हूँ, ये ट्रम्प का सरेंडर ही है। क्योंकि आपने जब स्ट्राइक करके, डिकैपिटेशन स्ट्राइक करके सारे लीडरशिप को हटा दिया था, आपका एक्सपेक्टेशन ये था कि वहाँ पे रिजीम चेंज होने वाला है। इंटरनली वहाँ पे राइट करवा के आपने वहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन का एक प्लान बना चुके थे। जब वो नहीं हो रहा था तब पैसा देके अब कर्ड्स को भी वहाँ पे भेजने वाले थे। ईरान में एक डिस्टेबलाइजेशन का प्लान बन चुका था, लेकिन हुआ नहीं एट द एंड ऑफ द डे। ईरान तो तभी टेबल पे बैठे हुए थे ना, दे वर डिस्कसिंग। आप अगर डायलॉग, डिप्लोमेसी और डिस्कशन और डी एस्केलेशन की बात कर रहे थे, किसके लिए है ये लेक्चर? ये लेक्चर तो अमेरिका के लिए होना चाहिए ना, जो भी बैठे हुए हैं। मेरे हिसाब से
ये जो सिचुएशन था तो पहले भी था। अगर अमेरिका रियली वांटेड अ डील, दे कुड हैव डन द डील दैट टाइम। आज नहीं, इस फरवरी 28 को नहीं, लास्ट ईयर भी तो कर सकते थे ना। लास्ट ईयर भी वही उन्होंने बमबारी जाहिर है। कर रहे थे जून में। हाँ, तो फिर माई क्वेश्चन इज एग्जैक्टली व्हाट अमेरिका वांटेड। अमेरिकाज गोल इज नॉट अ डील, अमेरिकाज गोल इज एक्चुअली फिनिशिंग ईरान। और बार बार इसी के बारे में क्वेश्चन करा जाता है, ईरान की प्रॉक्सी है। मैं आपको क्वेश्चन करना चाहती हूँ, अमेरिका का प्रॉक्सी नहीं है? यूक्रेन कौन है? अमेरिका का प्रॉक्सी नहीं है? सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतार अमेरिका का प्रॉक्सी नहीं है? ईरान के नज़रिए से आप देखेंगे तो वहाँ पे बेसिस तो ईरान के अगेंस्ट ही यूज़ करा जा रहा था ना। आई एम नॉट टेकिंग ए साइड ऑफ एनीबडी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई एम सेइंग जो जो सच है वो सच बोलने में हमें हिचकिचाहट की क्यों होती है? सारे डिप्लोमेट्स को प्रॉब्लम होती है, सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स को प्रॉब्लम होती है। एक ही एंटिटी को क्वेश्चन करा जा रहा है, आपका ईरान को क्वेश्चन करा जा रहा है। अच्छा, इजराइल के पास आपके 300 न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं है, तो अगर बिल्कुल ठीक इजराइल बात। के पास है तो फिर ईरान के पास क्यों नहीं होना चाहिए? तो अगर आप कह रहे इस युद्ध में इजराइल ने 3,500 स्ट्राइक्स की लेबनान के ऊपर, उसमें सॉरी 3,700 लोगों को मार दिए। तो आप मुझे बताइए। मैं तो कह रही हूँ और मैम कि उसके बाद अपने जगह भी ये टेरिटरी केवल भी ले अमेरिका लिए। के लिए ही सरेंडर नहीं है, बल्कि ईरान के लिए भी इस ब्रीदर की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। सिवाज सर, अगर मैं गलत नहीं हूं कि जितना आर्थिक नुकसान ईरान का हुआ है वो आज तक नहीं हुआ था, तो इस ब्रीदर की आवश्यकता ईरान को भी है। यहां से उन्हें खड़ा होने का मौका मिलेगा, अपने आप को संभालने का मौका मिलेगा, हॉर्मुज़ खुलेगा, दुनिया को मौका मिलेगा अपनी इकोनॉमी को फिर से सुधारने का। जब से ये डील की खबर आई है तब से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम में भी गिरावट आई है, 4% तक की ये गिरावट दर्ज की गई है। तो ये एक एसेंशियल नेसेसिटी, आप जो इसे शब्द कह लें, ये तो पूरी दुनिया के लिए जरूरी था। फिर सवाल वहीं आगे खड़ा होता है कि फिर शुरू क्यों किया था जब आपने एंड गेम अचीव नहीं किया? सिवाज सर। हाँ मीनाक्षी, ये सच्चाई है कि अमेरिका ने शुरू इसलिए किया क्योंकि वो इजराइल के झांसे में आ गया। उन्हें अंडर एस्टिमेट किया ईरान की कैपेबिलिटी को, और अब उसको पता चल गया है कि अगर ये लड़ाई लंबी चलेगी तो अमेरिका दलदल में फंस जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप इससे बाहर निकलना चाहता है। अब बात आती है कि अब ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होगा 19 जून को, ये बहुत ही अच्छी बात है पूरे वर्ल्ड के लिए। राहत की बात है। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर के दाम जो है स्काई रॉकेटेड है, और सबसे ज्यादा मार किसको पड़ी? वो डेवलपिंग कंट्रीज को, ग्लोबल साउथ को। तो मुझे लगता है ईरान को भी सोचना चाहिए इस डील के अंदर। ईरान को तो ऑलमोस्ट सब कुछ मिल गया। हाँ, ये सच्चाई है, जो अमेरिका और इजराइल ने युद्ध किया था और अयातुल्ला अल खमैनी और टॉप मिलिट्री कमांडर मारे गए तो वो ठीक नहीं था। मगर ये भी सच्चाई है कि आज की तारीख में ये डील जो है, ये झुकाव है इसका ईरान की तरफ, उसको तो काफी कुछ मिला है। जब अभी तक वो बिल्कुल आइसोलेटेड था, इकोनॉमिक सैंक्शन हट जाएंगे उसके ऊपर, उसके एसेट्स को जो फ्रीज थे उनको भी छोड़ दिया जाएगा। इसके साथ साथ इनरिच यूरेनियम और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसकी तो बातचीत होगी। और जो प्रॉक्सी उसके लिए भी 60 दिन का समय रखा गया है, उसके लिए भी 60 दिन का समय जी। हम प्रॉक्सी जो है उनके बारे में कोई बात नहीं। ये जो हिजबुल्लाह होती और हमास है, ये दूध के दोहे नहीं है। ये जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया था इजराइल पे, वो भी एक टेररिस्ट एक्शन था, उसको भी हमें नकारा नहीं जाना चाहिए। मगर आज की बात यह है कि जो इजराइल है उसका एक ही मकसद है कि लेबनान में जब तक हिजबुल्लाह खत्म नहीं हो जाएगा वो नहीं छोड़ेगा, और वो लिटानी नजर नहीं। सर, इजराइल का जो एंड गेम है वो हम समझ रहे हैं, पर दाऊदी सर, मैं तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये कह रही हूँ, एक भारतीय होने के नाते मैं हॉर्मुज़ खुला देखना चाह रही हूँ, वहां पर फ्री ट्रेड होते देखना चाह रही हूँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम गिरते हुए देखना चाह रही हूँ। तो क्या इस पीस डील के साइन होने के साथ साथ ये सब कुछ अब होने जा रहा है, या अभी भी ये डोनाल्ड ट्रंप की मानसिकता पर या उनकी नीयत पर टिकता है? मीनाक्षी, ये सिर्फ आप नहीं, दुनिया के जितने भी सेंसिबल सिटीजन्स हैं वो यही चाह रहे हैं जो आपने अभी कहा, जो आप चाह रही हैं। सब कोई चाह रहा है कि हॉर्मुज़ खुल जाए, शांति बने, कैसे भी वो जो एक
कहते हैं ना ट्रेड और तमाम चीजें जो रुकी हुई हैं वो एक ब्रेक लगा हुआ, वो सब चीजें ठीक हो जाए। लेकिन क्या यह हो पाएगा पूरी तरह से या नहीं, ये कहना अभी मुश्किल है। हम सब जानते हैं कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है। खुद अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की बात करें या पूरी सिचुएशन को आप अगर एनालाइज करेंगे अब तक तो वही दिखेगा। लेकिन उम्मीद ये लग रही है और ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, आज नहीं तो कल ये होगा ही। अभी एक बात पूर्णिमा जी कह रही थी, मैं उस पर थोड़ी सी अपनी बात रखना चाह रहा हूँ कि जैसे प्रॉक्सीज की बात हो रही है ना, तो देखिए एक होते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, एक होते हैं स्टेट सॉवरेन कंट्रीज। तो ये कहना कि सऊदी अरब एक प्रॉक्सी है, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। किसी के साथ किसी का अलायंस होगा, जैसे भारत का हिंदुस्तान का जो है ईरान के साथ भी संबंध अच्छा है, इजराइल के साथ भी संबंध अच्छा है, उसी तरीके से किसी भी कंट्री का, चाहे वो यूएई हो या फिर सऊदी हो, इनके अलग अलग कंट्रीज से डिफेंस पैक्ट हो सकते हैं, कुछ और एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। उसको प्रॉक्सी कहना, मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, लेकिन मैं इसके ऑन द कॉन्ट्ररी ये कहना चाह रहा हूं कि ये तमाम कंट्रीज जो इस रीजन में हैं, आप पूरे रिकॉर्ड्स देख लीजिए, वो सब ये चाह रहे हैं कि रीजनल सबमिशन नोटेड। और बल्कि मैं तो ये कह रही हूं कि ईरान ने जैसे हिजबुल्लाह, हमास और हूती को खड़ा किया, ईरान इससे भी पल्ला नहीं झाड़ सकता। तो हम यूं कहते हैं कि वहां उस पक्ष पे कोई गलतियां नहीं हुई हैं, सारी गलतियां अमेरिका की है, तो ये भी गलत होगा। और अमेरिका ने कोई गलती नहीं की, वो सब भला ही भला कर रहा है, तो ये भी कहना गलत होगा। आज मेरे साथ आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। सुबह इतना ही था। 19 तारीख का इंतजार भर है कि डील साइन होती है या नहीं होती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।